मैं जयवीर बिष्ट आप सभी का अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। आज हम जानेंगे कैसे √2, √3, √5, √7 इस प्रकार की संख्याओं को कैसे हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। तो इसको लेकर चलेंगे। एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न है हमारे पास। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें सिद्ध करना है, तो क्या करते हैं हम ठीक इसकी विपरीत कल्पना कर लेते हैं। विपरीत कल्पना का मतलब है कि हमारे पास क्या दे रखा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका विपरीत क्या होगा, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि माना अगर 5 को करना है तो 5 लिखेंगे, 2 को करना है 2 लिखेंगे, 3 को करना है 3 लिखेंगे, 7 को करना है 7 लिखेंगे। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो अतः इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं की परिभाषा हमने पढ़ी है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तथा साथ में क्या लिखते हैं, जहां P व Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। और एक विशेष कंडीशन होनी चाहिए, और जो इसमें होती है वो P व Q सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसी होगी, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वो 1 होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों का, किसका, P और Q का, और वो केवल क्या होगा, 1। यानी इसके अतिरिक्त इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, वो 1 होगा। ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वो क्या होगा, बराबर 1। ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q इक्वल टू √5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। वर्ग इसलिए करेंगे ताकि इसका अंडर हट जाए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने का मतलब दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, तो इधर का हो जाएगा P²/Q² इक्वल टू √5 का जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 5। अब इसको करेंगे P² इक्वल टू 5Q²। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखेंगे, अगर देखेंगे तो Q² इक्वल टू P²/5 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा कि अगर इधर से देखें तो, इसको हम अलग से देखें तो ट्राई करने के लिए लिख सकते हैं कि Q² इक्वल टू P²/5। अगर इसका रूप परिवर्तन करें तो इस रूप में ही आ जाएगा। ठीक है, अब इस रूप में ये हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे एक प्रमेय है हमारे पास, प्रमेय 1.3।
इतना लिखने के बाद यहाँ पे प्रमेय 1.3 के आधार पर लिखेंगे वह कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, p क्या है, एक अभाज्य संख्या है और pa² को विभाजित करती है तो pa को भी विभाजित करेगी। प्रमेय 1.3 है ये हमारे पास, ठीक है। तो उसी प्रमेय के आधार पर हम ये लिखेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा, 5p² को क्या कर रहा, विभाजित कर रहा। तो यदि 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। और ये हमारे पास है प्रमेय 1.3 से। तो अगर ये 5 इसको विभाजित कर रहा, कोई किसी भी संख्या का अगर किसी दूसरी संख्या में किसी पूर्णांक में भाग जाता है तो उसका अपने आप में क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो अतः 5p का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से अगर हम लिख लें कि p = 5r, ये भी इसका एक गुणनखंड होगा। तो इसके भी अगर हम दोनों पक्षों का गुणा कर लें या फिर इसको समीकरण 1 का नाम दे दें और इसमें लिख लें, ठीक है। तो यहाँ से इसका अगर उसमें इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर लेंगे और वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p² = 25r²। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इनके क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से निकलेगा 5q² = 25r²। तो q² = 5r²। तो यहाँ से अगर हम देखें तो r² = फिर क्या हो सकता है, r² = q²/5। फिर वही सेम स्थिति आएगी। तो क्या कर रहा, 5 इसको विभाजित कर रहा है तो यहाँ फिर लिख लेंगे कि 5q² को विभाजित करता है, अतः 5q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अगर ये इसको विभाजित कर रहा तो मतलब 5 क्या है, p का एक गुणनखंड है। तो अतः 5q का एक गुणनखंड है। अब 5 का और q और p का एक ही अतिरिक्त एक और गुणनखंड निकल गया, वो है 5। तो इसका मतलब p और q क्या है, सहभाज्य संख्या ही नहीं है। तो इसका मतलब एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ। तो ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। गलत परिकल्पना क्या की थी, अब आगे लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ से आगे का जो प्रोसेस है ये लिख दिया मैंने। क्या तो p व q का एक ही अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड क्या है, 5 है, जो अभी हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। लेकिन ये ऐसा कैसे हो गया, जबकि हमने माना था p और q क्या है, सहभाज्य संख्या, यानी इनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं। तो इसका कारण क्या रहा कि यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण, कि √5 परिमेय संख्या है के कारण हुआ। हमने गलत माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो इसको देख लेंगे। √2, √3 और √7 को भी इसी तरह से करना है। केवल जहाँ पर √5 है उन जगहों पे हमें √7 को लिख देना है, और जहाँ 5 लिखा था वहाँ 7 लिख लेंगे। 2 की जगह पे 2, जब 2 को सिद्ध करना हो, 3 को जब सिद्ध करना हो वहाँ पे 3 लिख लेंगे। और साथ में ये उत्तराखंड बोर्ड की दृष्टि से और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, बोर्ड की दृष्टि से आप किसी भी बोर्ड में देखेंगे तो इसको कर लेंगे। और इसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी तरह से करेंगे उतना ही आप इसको अच्छी तरह से हल कर पाएंगे।